ये है दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू। तो अब हम बात करेंगे उस राजा के बारे में जिसने मंगोलिया को मंगोलिया बनाया, और दुनिया में इससे बड़ा एम्पायर कोई भी एम्परर नहीं बना पाया पूरी जिंदगी में। बहुत से लोगों को एक गलतफहमी है, वो सोचते हैं चिंगिस खान नाम में खान जो है वो दिखाता है कि एक मुगल एम्परर था। तो भाई अभी जो हम लैंडस्केप देख रहे हैं यहाँ पर नेशनल पार्क की तरफ जाते हुए, शायद मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत लैंडस्केपों में से है। सर्दियों में -40 -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। इनका कहना था कि हमारे पास समुद्र नहीं है, इसलिए हमने कभी भी समुद्री जो टर्टल है वो नहीं देखे, इसलिए कुदरत ने पत्थर से हमारे लिए एक समुद्री टर्टल बना दिया। मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक में मैं अभी हूँ कि ये कह रहा है कि पहली बार हुआ कि इस टाइम पे बर्फ पड़ रही है, कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं मोनेस्ट्री पहुँचने तक इनके जो विचार हैं शुद्ध हो जाए। अरे वाह, ये पूरा पुल ही हिल रहा है भाई। ओरे 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 ओरे, धुंध हट चुकी है और नेशनल पार्क का पूरा नज़ारा आपको अब देखने के लिए मिल रहा है। मंगोलिया की कड़ाकेदार सर्दी और मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे व्लॉग जो शायद मैं इतनी सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मंगोलिया को एक्सप्लोर करने, और मंगोलिया का नाम अगर विदाउट चिंगिस खान के लिया जाए तो वो मंगोलिया ही नहीं। तो आज हम जा रहे हैं मंगोलिया के ग्रीनलैंड से एक्सप्लोर करने, मंगोलिया का कल्चर एक्सप्लोर करने और चिंगिस खान की हिस्ट्री को जानने, और आप सबको ये घर बैठे दिखाने के लिए। तो हम आ गए हैं अपने पिकअप लोकेशन पर, जहाँ पर हमारा जो गाइड है वो हमें लेने आ रहा है, और फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे मंगोलिया के ग्रासलैंड्स की तरफ। यह है इनका स्टेट डिपार्टमेंटल स्टोर जो हमारा पिकअप लोकेशन है। तो इससे पहले कि हम ये व्लॉग स्टार्ट करें और मेरा गाइड मुझे यहाँ से पिकअप करे, एक बार मंगोलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपको कुछ दिमाग में समझ रहे कि हाँ भाई क्या आज हम घूमने वाले हैं, कहाँ आज हम घूमने वाले हैं। तो दुनिया में जितने भी देश हैं और उनकी जितनी भी कैपिटल हैं, ये कैपिटल उन सब में सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है -25 से -35 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा देश जिसकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल है सिर्फ और सिर्फ 35 लाख, मतलब कि 3.5 मिलियन। अगर कंपेयर करूँ तो हमारा जो पुणे है उसकी पॉपुलेशन भी 4 मिलियन है। तो पुणे की पॉपुलेशन और मंगोलिया की पॉपुलेशन लगभग बराबर है। और एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन जो है 35 मिलियन, मतलब कि 35 लाख है, और उसकी आधी पॉपुलेशन उसकी राजधानी उलान बतार में ही रहती है। शायद ऐसा दुनिया में इकलौता ऐसा देश होगा जिसकी जो आधी पॉपुलेशन है वो उनकी कैपिटल में ही रहती है, और बाकी जो आधी है वो रहती है इनके ग्रीन फील्ड्स में। क्योंकि जो पूरा मंगोलिया का जो साइज़ है वो है 15 लाख स्क्वायर मीटर, और मंगोलिया जाना जाता है अपनी नोमैड लाइफ के लिए। आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं बंजारे। तो जो मंगोलिया का कल्चर है वो वैसे ही है कि ग्रीनलैंड्स में रहते हैं। इनकी जो हट्स होती है मंगोलियन कल्चर की ट्रेडिशनल हट्स, उसी में रहते हैं और रो लाइफ स्टाइल ये जीते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको जानकर थोड़ी सी शौक हुआ कि ये इस देश की साइज़ है 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन है 35 लाख के आसपास। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ जो दिल्ली में हमारा रोहिणी है उसमें 12,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि साइज़ जो है वो बहुत बड़ा और पॉपुलेशन है बहुत कम। इनका जो मेन जो जीडीपी है वो 6% के आसपास चलती है, बट जो इनकी मेन जीडीपी डिपेंडेंट है वो इनकी नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, जैसे कि कोल, गोल्ड, इन सब पे। और इनका जो मेन बायर है वो इकलौता एक बायर है वो है चाइना। वैसे दुनिया में भी करते हैं, बट मेन इनकी जो इकोनॉमी का जो जितने भी ये मिनरल्स निकालते हैं वो चाइना है। इनकी जो करेंसी है वो है मंगोलियन टुगरिक। मंगोलियन टुगरिक आपने सही सुना। तो जो 20,000 मंगोलियन टुगरिक होते हैं वो तकरीबन हमारे 500 रुपये होते हैं, और इनके 1 लाख मंगोलियन टुगरिक हमारे होते हैं 2,500। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी करेंसी कितनी हमारे कन्वर्जन में आती है। इनकी जो करेंसी है वो कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिलती है, और इसमें चिंगिस खान की जो फ़ोटो है वो दिखती है, क्योंकि मंगोलिया बिना चिंगिस खान के नाम के अधूरा है। अब हम चलते हैं, बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ के ग्रीनलैंड्स की तरफ। मैं वेट कर रहे हैं, मुझे लगा था आज मैं इनको शॉक कर दूंगा वो वाला इंडियन दिखा के जो बिल्कुल टाइम पे आता। 7:14 पे तुम्हारा भाई यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर पे आ चुका है, बट ये भाई गाइड हमें पिकअप नहीं करना है। हाथ निकाल लो ना जैकेट से तो जम जा रहा है, और कैमरे को पकड़ा हुआ है वो हाथ तो बिल्कुल जम ही चुका है, चिपक गया है भाई मेरा बिल्कुल ना। तो कुछ सुबह की शुरुआत देखो,
उलानबातर के सेंट्रल में कुछ ऐसी होती है। इस तरीके की देखो बस है यार, बस इनकी काफ़ी हाईटेक सी लग रही है। वैसे चाइना में भी मैंने ऐसी सी शेप की बस नहीं देखी, शेप अच्छी है इस बस की, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। और वो जो बिल्डिंग आपने सोचा होगा ना, जो पीछे गोल सा आ रहा है यार, तो वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, वो है सेंट्रल मंगोलियन सर्कस। तो यहाँ पर मंगोलिया का जो पुराने ज़माने में सर्कस वगैरह होते थे, इनके कल्चरल वो कुछ शोज़ होते थे, वो होते हैं यहाँ पर। ये जो है स्टेट डिपार्टमेंटल स्टोर, ये इनका बहुत मतलब फेमस स्टोर है। तो पूरा शहर इसको जानता है। कभी मंगोलिया में आओ तो आप बोल देना कि हम उलानबातर में स्टेट डिपार्टमेंटल स्टोर पे हैं, तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और सर्दी भाई इतनी हो रही है कि मेरी बैटरी जो है कैमरे की वो बहुत तेज़ी से जा रही है, -5, आप समझ ही सकते हैं। Now start all works 8 a.m. 8 AM Everyone after 10 minutes. भाई बोल रहा है ऐसा ट्रैफिक जैम मिलेगा तुम लोगों को कि हम फंस जाएंगे कई घंटों तक। यहाँ 8 बजे काम स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए कह रहा है कि भागो भागो भागो। तो तेज़ी में भाई थोड़ा सा ना, हम भी तेज़ी में हो जाते हैं इस वजह से। अबे कहाँ जा रहा है ये भाग के? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ है इसकी। कह रहा था वहाँ लेने आऊँगा स्टेट डिपार्टमेंटल स्टोर के रोड पे, ये पैदल पैदल भाग रहा है आगे आगे। अच्छा इस गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, सो लेट्स गो। भाई सर्दी वाकई, इन्हें सर्दी नहीं लग रही, टी शर्ट में घूम रहा है भाई, सोच रहे हो आप, टी शर्ट में। Again one more lady. हाँ Again one more lady. वन मोर लेती, ओके। I don't know, from India or I don't know. तो भाई फाइनली भाई हमें लेने तो आ गए, और हाँ इनको सर्दी नहीं लग रही। मैं देखो लेयरिंग देख रहे हो तो मेरी कितनी लेयरिंग हो रखी है, एकदम ज़बरदस्त। और भाई टी शर्ट में, यू डोंट फील कोल्ड? तो अभी हम जा रहे हैं, एक और किसी को पिकअप करना है इनको, और फिर निकलेंगे अपनी गाड़ी में। सो अभी भाई ने एक नई ज्ञान की वर्षा की है कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक जैम लग जाता है 8 बजे के बाद ही। कह रहा है कि 5 किलोमीटर में 2 घंटे लग जाएंगे आपके। रोड बता रहा है कि भाई छोटी है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। वैसे रोड तो मुझे सिटी के अंदर के हिसाब से ठीक ही लग रही हैं, बट हम तो इस बारे में कमेंट नहीं करेंगे कुछ ज़्यादा, क्योंकि लोग हमें कहेंगे भाई यार हमारे यहाँ से कुछ इतना ट्रैफिक जाम रहता दिल्ली में या दिल्ली NCR में, तो हम इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, बट हम थोड़ा सा बस ज्ञान लेना चाहेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, उस नेशनल पार्क का नाम बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था गाड़ी में बैठ के हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी आइटनरी होने वाली है वो होने वाली है गोरकी तेरेलजी नेशनल पार्क जाने वाले हैं, और जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील स्टैचू है जो चिंगिस खान की है वो देखने जाएंगे, और इनके जो आउटर रीजन है मंगोलिया का उसको गाड़ी से एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा दिखता है वहाँ पर, नोमैडिक लाइफ जो है मंगोलिया के लोग कैसे जीते हैं। तो ये सब बहुत क्लोजली एक्सप्लोर करने वाले हैं। चिंगिस खान के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो अभी तो सुबह की मज़े लिए जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, भाई किसी को पिकअप करने गया और चलते हैं। सो भाई अभी हम जा रहे हैं, और सही में हमने उलानबातर का जो ट्रैफिक है, जो रियल ट्रैफिक है वो देखा है, बहुत ज़्यादा भाई हैवी था, सही था भाई एकदम। और देख रहे हैं यहाँ का आप आउटर साइड में आ चुके हैं जहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम देखने के लिए नहीं मिलता, तो कुछ ऐसा आउटर रीजन दिखता है। अभी भी वैसे हम सिटी बाउंड्रीज़ में ही हैं, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास नेशनल पार्क आएगा जहाँ पर हम जा रहे हैं। अभी धूप बहुत ज़्यादा और ये टेम्परेचर तो ठीक हो गया, गाड़ी के अंदर तो नहीं लग रहा अभी भी। खैर मेरी गाड़ी तो -5 दिखा रही है, बट -5 नहीं है, अभी 0 के आसपास है। और काफ़ी सारी बातें की, हमने पूछा कि भाई यहाँ पर फ्लैट की क्या प्राइस हैं, तो भाई ने बताया कि तकरीबन 40 से 50 लाख में आपको फ्लैट मिल जाता है, नॉर्मल फ्लैट, और 70-80 लाख में मिल जाता है। यहाँ पर जो इकॉनमी है इनकी माइनिंग पे चलती है, और कैसे लोग रहते हैं, कितना मुश्किल है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक जाम बहुत लगता है क्योंकि रोड बना नहीं सकते हैं पहाड़ों की वजह से, शहर को एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरीके की कुछ स्टेज, घर, कॉलोनियाँ यहाँ पर आ रही हैं। वही वाली बात है, जो जहाँ रहता है उसको वो तो पसंद आता ही नहीं, तो भाई ने बोला नहीं यार बड़ा मुश्किल है रोड एक्सपेंड करना, सबवेज वगैरह थोड़ा सा। तो लैंडस्केप चेकआउट करो भाई, अब हमारे सामने कैसा दिख रहा है। जो मैं बोल रहा था ना ग्रीन लैंड्स ही हैं, मेनली उलानबातर के आसपास आपको कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा तो सारा आपको इस तरीके के जो नज़ारे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सो भाई अभी हम रुके हैं एक स्टॉप पे, और ये मेरे पीछे देख रहे हो नाइस टू सी यू, क्या बोल गया मैंने नाइस टू सी यू। ये ब्रांड जो है यहाँ पर 7-Eleven के तौर पे काम करती है, वैसे साउथ कोरियन ब्रांड है, बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। जब आप मंगोलिया आओगे
तो ये आपका 7-Eleven का काम करेगा, कॉफ़ी और पीने पाने के लिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए, जो भी स्नैक्स वगैरह करने हो तो 7-Eleven का काम ये यहाँ पर करता है। तो हम यहाँ पर भाई नाश्ता करने के लिए रुके हैं। एकदम से अरमान जज्बात बदल जाते हैं यहाँ पे, गाड़ी से उतरती है एकदम इतनी ठंड लगने लगती है। तो हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं अगर हमें यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिल जाए तो। ठीक है, ये ऐसा है कुछ सैंडविच वगैरह देखते हैं भाई, सुबह के लिए भी सैंडविच तो हो। चिकन है क्या? लेट्स सी। नहीं हैम लेट्स है, चिकन नहीं है भाई, ये तो एग एंड कत्सू है। अच्छा एग एंड कत्सू ही दिखाना है मुझे, एग एंड कत्सू होता है चिकन, ये हैम होता है, हैम ट्यूना एग, और ये क्या होती है? नहीं भाई इससे तो दूर ही रहना, ये भी है। ये खा लेते हैं कत्सू सैंडविच, शायद चिकन ही होता है ना, एक बार पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर चेंज करना पड़ता है भाई ट्रांसलेट से, तब पता चलेगा। बट इन चेंगिस खान नेम व्हाट डज खान मीन्स? खान मीन्स आई थिंक द हेड। I think so, my opinion. I don't know. So many. I tried something to write about that, but still Khan is come like Sanskrit words to Mongolia. संस्कृत वर्ड? Yeah, like India. ओह Yes, still like that. सो भाई ये है दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू जो आपको ऐसे घुड़सवारी करते हुए दिखती है कहीं भी, तो ये है चिंगिस खान की स्टैचू। और अभी हम आ चुके हैं मंगोलिया के जो चिंगिस खान की स्टैचू जो फेमस है उस स्पॉट पे। तो अब हम बात करेंगे उस राजा के बारे में जिसने मंगोलिया को मंगोलिया बनाया, जिसने मंगोलिया को मंगोलिया का नाम दिया। तो अभी हम जाएंगे अंदर और आपसे बात करते चलेंगे। भाई 1207 के आसपास जो है ना, चिंगिस खान ने मंगोलियन एम्पायर की शुरुआत की थी, और दुनिया में इससे बड़ा एम्पायर कोई भी एम्परर नहीं बना पाया पूरी ज़िंदगी में। मतलब आप समझ रहे हो 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक इनका एम्पायर था। तो आप ये अंदाज़ा लगा लो कि चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, मिडल एशिया हो, यहाँ तक कि यूरोप पूरा एक्वायर कर लिया था। और ये जो आप देख रहे हो ना स्टील का स्ट्रक्चर, इसको बनाने में इन लोगों ने लगाए थे 5 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब कि आज के टाइम में तकरीबन 45 करोड़ रुपए 2008 में। और चिंगिस खान के बारे में अगर बात की जाए तो आपको मैं बता दूंगा, बहुत से लोगों को एक गलतफहमी है, वो सोचते हैं चिंगिस खान नाम में खान जो है वो दिखाता है कि ये एक मुगल एम्परर था, बट ये इन्फॉर्मेशन और ये सोच बिल्कुल गलत है। चिंगिस खान टेंगरिज्म रिलीजन फॉलो करता था जिसमें आसमान को बाप मानते थे और ज़मीन को मानते थे माँ। तो भाई ये है वो चिंगिस खान जिसने दुनिया के 16% हिस्से पर अपना हक जमा लिया था, अपना साम्राज्य फैला लिया था, चाइना, एशिया, रशिया हो या फिर यहाँ तक कि यूरोप पर। कहते हैं कि भाई चिंगिस खान की सक्सेस का जो राज था ना, वो था इसके जासूस, पूरी दुनिया में इसके जासूस फैले हुए थे। घुड़सवारों की एक ऐसी सेना थी जो कोई भी नहीं बना पाया, और जो स्ट्रेटेजी थी, जो स्पीड थी, 1207 में चिंगिस खान ने अपने इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी, और 1227 में 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का साम्राज्य था जो लेके मंगोलिया से यूरोप तक जाता था। चिंगिस खान के एम्पायर में किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का पूरा अधिकार था। एक इकलौता ऐसा एम्पर था जिसने जो है ना उस टाइम में रिलीजियस डिबेट को भी अलाउड किया था। और चिंगिस खान में आप सोच रहे हो फिर खान का क्या मतलब है, उस टाइम में जितने भी कबीले होते थे तो उनका जो लीडर होता था उसको खान बोला जाता था। खान का मतलब लीडर होता था, और चिंगिस खान का मतलब है एक ऐसा राजा जो यूनिवर्सल राजा होता है ना, जो पैदा हुआ है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। तो चिंगिस नाम पब्लिक ने दिया था, खान नाम था क्योंकि ट्राइब का राजा था, तो चिंगिस खान नाम पड़ गया। अब ये मूर्ति यहाँ पर बनाने की इसकी क्या कहानी बता देता हूँ। ये हाथ में जो आप गोल्डन स्टिक देख रहे हो ना, कहते हैं चिंगिस खान यहाँ पर शिकार करने आता था। तो जब एक बार यहाँ पर ये शिकार करना आया तो ये स्टिक है यहाँ पर खो गई थी। ये बहुत ही फेवरेट स्टिक हुआ करती थी चिंगिस खान की, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अभी 40, 50, 60 साल पहले जब यहाँ पर सोवियत यूनियन वाले खुदाई कर रहे थे तब ये स्टिक दोबारा से मिली, इसलिए मंगोलियन सरकार ने यहाँ पर चिंगिस खान की ये स्टैचू बनाने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने 4 से 5 मिलियन डॉलर लगा दिए गाइस। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जैसे बताया था, मंगोलिया की जो आधे से ज़्यादा जनसंख्या है वो आज भी नोमैडिक लाइफ जीती है। ये छोटे छोटे से आप टेंट देख पा रहे हो, इसमें फैमिलीज़ रहती हैं, और वही बंजारा लाइफ, वही नोमैडिक लाइफ आज भी ये लोग जीते हैं। आधे लोग उलान बातर में रहते हैं और आधे लोग इन ही टेंटों में ऐसे ग्रीन लैंड्स में रहते हैं। -25 से
35 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में। आप समझ रहे हो? अब आप सोच रहे होगे एक इंसान जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, आज एक देश इतना छोटा कैसे रह गया 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। तो भाई चेंगिस खान के 4 लड़के थे और उनके काफ़ी सारे बच्चे हुए। लड़कों तक तो ठीक था, उन्होंने भी अपना साम्राज्य बढ़ाया, बट जब पोते हुए तो उन लोगों ने जो विचार थे चेंगिस खान के उसको फॉलो नहीं किया। जैसे चेंगिस खान रिलीजियस हार्मोनी में बिलीव करता था कि कोई भी रिलीजन फॉलो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगा, जो कि टेंगरिज्म था। बट जो इनके पोते थे उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो गए थे और इस्लामिक जो रिलीजन था उन्होंने उसको अपना लिया और उन्होंने थोड़ी सी सोच बदल दी। फिर वो अपना रिलीजन भी थोपने लगे और उनके आसपास बीच में लड़ाई भी शुरू हो गई कि कौन चेंगिस खान की जगह लेगी। और उसके बाद बाहर की जो साम्राज्य थे इतने में वो मजबूत हुए और उन्होंने अपने जो राज हैं वो वापस लेना शुरू कर दिया। और इसलिए जो मंगोलियन साम्राज्य है वो समझता एकदम यहाँ मंगोलिया में अब इतिहास के तौर पर रह गया है। अब ये देख रहे होगे जो इनकी तलवार हुआ करती थी ना उस टाइम पे, जितने भी मंगोलिया के राजा होते थे उस पे ऐसा एक फैल्कन देखने के लिए मिलता था। फैल्कन का क्या मतलब है भाई? फैल्कन बोलते हैं कि ये आसमान का वुल्फ होता है, भेड़िया होता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये ही हमारी तलवारों पर दिखेगा क्योंकि ये हमारे मंगोलियन एम्परर का एक साइन है। तो कुछ ऐसा दिखता है और कुछ ऐसा इतिहास है इस चेंगिस खान के स्टैचू का, चेंगिस खान का। तो अब हम नीचे चलते हैं। टेम्परेचर इस टाइम भी -5 हो रखा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो कैसा लगा आपको ये इतिहास मंगोलिया के सबसे बड़े राजा या कि दुनिया के सबसे बड़े एम्परर का? कमेंट करके बताना। अभी हम चलते हैं यहाँ के नेशनल पार्क में। वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना उसके पीछे एक नेशनल पार्क है जिस पे हम अभी जाने वाले हैं। बट वाई? It's very comfortable ride the horses, you see? ओके Design looks like that. And Chinggis Khan and their grandsons is continuing more than 400 years. 400 years. Yes, Chinggis Khan is doctor. And these are the sons. Yes, grandson and sons. But you see the all is not sons. It's just who is the rooted Mongolian empire. So who are the They sons? have so many brothers, Oh, so many. okay, got it. पर इतनी ठंड है कि कुछ देर बाहर खड़ा होने के बाद आपकी बर्दाश्त से पार चली जाती है बात। बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ, ठंड तो है ही है, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। भाई मंगोलिया में ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं अभी वो कोरिया और जापान से ज़्यादा आते हैं। इंडियन टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर इंडिया से जो डायरेक्ट फ़्लाइट हैं वो बहुत कम है। तो इस वजह से भी जो लोग चाइना आते हैं वो तो घूमने आ जाते हैं, बट इंडिया से डायरेक्टली बहुत कम लोग आते हैं। तो आप देखोगे ज़्यादातर टूरिस्ट जो है चाइनीज़, जैपनीज़ और साउथ कोरियन है। So cold. भाई यहाँ पर जब भी आओ तो बहुत तैयारी से आना। भाई अभी जो हम लैंडस्केप देख रहे हैं यहाँ पर नेशनल पार्क की तरफ जाते हुए, शायद मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत लैंडस्केपों में से है। काफ़ी हद तक ये याद दिला रहा है लेह लद्दाख के जो ट्रैवल करते, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। जिस तरीके के इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं पहाड़ों के बीच में, कलरफुल हट्स दिख रही हैं, अलग अलग स्टैब्लिशमेंट दिख रही हैं। यहाँ पर देखो कुछ मंगोलियन स्टाइल टेंट्स दिख रहे हैं, जो मैं बोल रहा था ना नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ये जो जितने भी टेंट्स देख रहे हो इसमें यहाँ की ये रिजॉर्ट्स नहीं है, कुछ इनमें रिजॉर्ट्स भी हैं। कुछ लोग जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं वो ऐसे रहते हैं। तो ये आप टेंट देख सकते हो ना रोड पे, तो ऐसे यहाँ पर रहते हैं। और जो रॉक फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी सी यहाँ की अलग है, अजीब है, ये देखो। तो इसलिए अपने आप में ये नेशनल पार्क को ना खास बनाता है। तो जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर एक टर्टल रॉक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी अपनी फॉर्मेशन की वजह से ही है। और पूरा जो लैंडस्केप है ना वो भाई बहुत ही फेरी टेल वाला लगता है। अब देखो ये वही वाली बात है, कहते हैं देखने में तो बहुत सुंदर है बट लाइफ यहाँ की बहुत एक्सट्रीम है। सर्दियों में -40 -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, जो MJ बता रहा है हमें कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग बाहर ही नहीं निकलते। बट अभी फ़िलहाल तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। शायद अभी तक जितनी मैंने कार राइड ली हैं
जितना भी ट्रैवल किया उसमें वन ऑफ द मोस्ट सीनिक है। उसका एक रीज़न ये भी है कि स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर। ये देखो ऐसी हट्स बनी हुई हैं, वॉलपेपर्स वगैरह में देखते हैं ना इंटरनेट पे कहीं, तो ऐसा नज़र आ रहा है, वैसी फील आ रही है। और हट्स तो प्रोमिनेंट है, ये मान लो पूरे जैसी पता नहीं कितने का तकरीबन 70-80 किलोमीटर चल लिए होंगे, और हट्स का भी सेम ही कलर है। सो एमजे व्हाई द हट्स आर ऑफ सिमिलर कलर वाइट, इज देयर एनी रीज़न? Color that Yeah. Mongolia home. या Oh, it looks like comfortable and warm. And summertime it's not hot warm. ओके, Because color is white one. एंड इट्स ऑल्सो विजिबल आई थिंक इन दिस। Yeah. ओके, You sheep material is used in these tents? Sheep skin, sheep Skin. hide is Oh. looks like it far away. It's like looks like white one. So the people also use Yes, sheep it's still hairs now, in yeah. these tents? Yes, it is time. Ah. Long time, many years using like that. ओके, तो भाई मैंने अभी पूछा जैसे कि ये वाइट टेंट ही क्यों है, मतलब दूसरे कलर के टेंट क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला एक तो देखो जैसा ये पूरा लैंडस्केप है उसमें वाइट टेंट्स विजिबल बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा जब यहाँ पर उतनी सर्दी नहीं होती तो थोड़ी इनके लिए तो भाई 9 डिग्री भी गर्मी है, तो वहाँ पर ये ठंडा रखते हैं। और यहाँ पर पहले क्या करते थे, ये शीप के हेयर्स यूज़ करते थे, इसमें शीप के हेयर्स यूज़ कर ली, उसकी खाल यूज़ कर ली ताकि गर्म रहे, तो वो भी वाइट होता है, तो उससे मैच के वाइट रखते हैं। इसी वजह से आज भी जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो वाइट का ही चलता आ रहा है। बीच बीच में आप देखोगे 1-2 हट्स भी बनाए हैं, कुछ लोगों ने टेंट छोड़ के अपनी हट्स बना ली हैं, बट लगता भाई बहुत ही ऑसम है। आप ये देखो कुछ कंस्ट्रक्शन भी अब यहाँ पर हो रहे हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। ऐसा भी है कि जो फिक्स स्ट्रक्चर है वो भी बनता जा रहा है, और जो इनका नोमैडिक कल्चर है वो भी फॉलो हो रहा है साथ के साथ, बट लगता बड़ा सीनिक है। यहाँ पर भी कुछ रिजॉर्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। सो गाइज़ हम फाइनली आ चुके हैं तेरेल जी नेशनल पार्क, और ये जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हो ना, ये है तेरेल जी नेशनल पार्क का नज़ारा। और यहाँ की जो सबसे मेन हाईलाइट है वो है ये रॉक फॉर्मेशन, टर्टल रॉक। आप देख रहे हो यार, क्या कुदरत का करिश्मा है, क्या अजब गजब बात है कि एक पत्थर बिल्कुल कछुए की तरह लग रहा है। आप यहाँ से जितना दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है ये किसी ने बनाया है, पूरा एक कछुए का शैल है, ये देखो ऐसा लग रहा है, उसका फेस बना हुआ है, उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है, ऐसे है ये, उस पहाड़ को फेस कर रही है, और चारों तरफ यार कुछ ऐसी खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। और पहली बार अपनी ज़िंदगी में अक्टूबर में मैं भाई जो स्नोफॉल है वो फील कर रहा हूँ। आप देख सकते हो थोड़ी सी जो है ना बर्फ़ यहाँ पर गिर रही है, अगर आप स्नोफ्लेक्स देख सकते होगे, ये जा रहे हैं। और ऐसे कुछ मंगोलिया के जो टेंट जो मैं बता रहा था आपको, मंगोलिया के लोग जो हैं नोमैड लाइफ जीते हैं, बंजारो वाली लाइफ जीते हैं, तो मैं बिल्कुल क्लोज से आपको दिखा रहा हूँ जो इनके टेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। ये पाइप है, जब ये लोग आग लगाते हैं, खाना बनाते हैं, गर्म रखते हैं अपने टेंट को, तो जब आग लगाते हैं तो इससे एग्जॉस्ट के तौर पे काम करता है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इनका खुद का अपना कोई समुंदर नहीं है। इनका जो बॉर्डर है वो सिर्फ 2 देशों से लगता है, एक चाइना से, एक रशिया से। इनका कहना था कि हमारे पास समुंदर नहीं है, इसलिए हमने कभी भी समुद्री जो टर्टल है वो नहीं देखे, इसलिए कुदरत ने पत्थर से हमारे लिए एक समुद्री टर्टल बना दिया। और तेरेल जी नेशनल पार्क में आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारी नोमैड हट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, और बर्फ़बारी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो चुकी है, तो अब हमें निकलना चाहिए। सो भाई बढ़िया एकदम बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, टर्टल रॉक से निकले हम, ये चेकआउट करो कितनी बर्फ़ यहाँ पर आ रही है। अब अंदाज़ा भी इस बात से लगा लो अक्टूबर में है ये। और अभी हम जा रहे हैं एक दूसरी लोकेशन पे, बट जितना आगे जा रहे हैं उतना जो सीन है वो बड़ा खूबसूरत सा होता जा रहा है। जब तक गाड़ी में बैठे रहते हैं तब तक तो सही रहता है, बट जैसे ही एकदम गाड़ी से बाहर निकलते हैं ना, तब 2 मिनट 3 मिनट के बाद ही ना आपकी अजीब फील होने लगता है, ठंड महसूस होने लगती है बहुत ज़्यादा कि भागो गाड़ी की तरफ। फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक गाड़ी से जा सकते हैं वहाँ तक जाएं,
और उसके बाद पैदल जाएं। और आई डोंट थिंक सो कि हम ज़्यादा दूर चल पाएंगे इतनी बर्फ़बारी में और इतनी ठंड में। देखते हैं बट कहाँ तक जा पाते हैं। Because Like that Stockholm cold. Yeah. is Now that, as you see, still it's not so much snow. Yeah. But if like that winter, tomorrow early morning you get horrible. या सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने दूसरे स्पॉट पे जिसको कहते हैं अरियापला मोनेस्ट्री। कहीं इन धुंध के पीछे एक पहाड़ है जिस पे हमें चढ़ना है, तो वहाँ पर एक मोनेस्ट्री है, वहाँ पर जा रहे हैं हम। तो अरियापला मोनेस्ट्री है। तुम्हारे भाई ने कवरिंग पूरी कर ली है ताकि जो बर्फ़ वगैरह पड़ रही है इस जैकेट पे वो कपड़े गीले ना कर दे, क्योंकि ऐसी सर्दी में कपड़े गीले हो गए ना तो वांदे लग जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर और वाकई में यार मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक में मैं अभी हूँ। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। ऐसे देखो छोटे छोटे से कैफ़ेज़ वगैरह भी इन लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। वैसे जो टूरिस्टिक सीज़न होता है ना वो होता है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर से इनका ऑफ सीज़न शुरू हो जाता है, तो हम ऑफ सीज़न में आए क्योंकि हम थोड़े से ऑफ आदमी हैं, आपको पता ही है। 2 महीने पहले मैं दुनिया की सबसे गर्म जगह में था और अभी मैं दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल में हूँ। बर्फ़ थोड़ी सी बढ़ती आ रही है बट यहाँ पर एक बात अच्छी है कि विंड नहीं है। जब तक बर्फ़ नहीं है ना, वो हवा नहीं है, तब तक ठीक है। हवा चालू होते ही ना हालत ख़राब होने लगती है। मेरे पीछे नज़ारों की लुत्फ़ तो लेते रहो। वैसे यहाँ पर जो ये मोनेस्ट्री है इस पे जाने का सबसे जो मेन मुद्दा होता है वो होता है कि जो टर्टल लोग हमने देखा है ना, जो पूरी नेशनल पार्क का नज़ारा देखा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। बट अभी फ़िलहाल जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, तो नज़ारे के बारे में तो कह नहीं सकते कि कैसा दिखेगा या दिखेगा भी कि नहीं। बट एक एक्सपीरियंस जो है इसमें चलने का, वॉक करने का इस नेशनल पार्क में, वो भी एक अलग है भाई। यार सोचने की बात है, इस देश का जो लैंडस्केप है वो इतना बड़ा है और सिर्फ 35 लाख लोग पुणे में, इस पुणे शहर में इस पूरे देश से ज़्यादा लोग रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा लो। और इतना बड़ा देश है, सब फैले हुए हैं। और आप उलान बतर में घूमते हो तो आपको ऐसा लगता है यार बहुत भीड़ है, बट आधी जनसंख्या ही वहीं रह रही है तो फिर तो भीड़ लगेगी ना। अभी हम आ गए इसके टिकट काउंटर की तरफ। तो इसका टिकट लेना पड़ता है आप लोगों को। मैंने जिस हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है वो पूरा फ्रीज़ हो गया है। एक हाथ तो मैंने जैकेट में डाल लिया है बट दूसरे वाला का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कैमरा पकड़ना है। सब लोग देखो एकदम पैक चल रहे हैं हमारे बराबर में। ये देखो छोटा उस्ताद भी पैक है, पीछे भी लोग पैक ही आ रहे हैं। सो भाई अभी हम टिकट खरीद रहे हैं एंड 5000 का टिकट है, मतलब 150 रुपये का। सो हैव टू गिव देम 10,000। 2 tickets. Yeah. Thank you. Okay, let's go. यहाँ पर तो एक गरम गरम चाय हो जाए तो वो आदमी मुझे एकदम भगवान की याद दिलाते जो मेरे लिए चाय लेके आए केटल में। ऐसी यहाँ पर सर्दी हो रखी है भाई। हाँ, अब यहाँ से इस ट्रैक से हमें चलते जाना है ऊपर की तरफ। वो देख पा रहे ऊपर पत्थर पहाड़ों पे, वहाँ पर जाना है हमें। तो वहाँ से पूरा जो ये नेशनल पार्क है उसका कुछ खूबसूरत नज़ारा हमें देखने के लिए मिलेगा। बट वो देखते हैं क्या है। अच्छा ये देखो कुछ क्योटेशन जो है ना इनके ऊपर लिखी हुई है अलग अलग। क्या लिखी हुई है? अ पैरट कैन रिसाइट मैनी मंत्रास बट एट द सेम टाइम टीट्स मैनी वॉर्म्स। डोंट बी लाइक अ पैरट दैट डज ग्रे डीड्स। ये देखो भाई, कह रहे हैं कि पैरट जो है काफ़ी मंत्रा भी पढ़ लेता है बट उसी टाइम ये काफ़ी सारे कीड़ों को भी खा जाता है। डोंट बी लाइक अ पैरट डज अ ग्रे डीड्स, मतलब अच्छा और बुरा एक साथ बनने की कोशिश मत करो, एक चीज़ बनो। मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं ना तो इसलिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं मोनेस्ट्री पहुँचने तक इनके जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाए। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। इसके जो टिकट्स हैं वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको पास से। ये देखो इसके टिकट्स हैं।
स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हो भाई मंगोलिया का। ये देखो गजब है यार। अब हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ गया है। माय गॉड। तो भाई माइक वगैरह हमने रख दिया है सब अंदर, तो आपको थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर पड़ रही है और पूरा माइक बार बार गीला हो रहा है, तो हो सकता है कि माइक ही ख़राब हो जाए, फिर आवाज़ कहाँ से आएगी। और उस चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। बट मौसम और भी रंगीन हो गया है मोनेस्ट्री की तरफ का। ये देखो अभी हम एक पुल पे आ चुके हैं, छोटा सा लकड़ी का पुल। अरे वाह, ये पूरा पुल ही हिल रहा है भाई। ओरे 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 भाई, देख रहे हो? ज़्यादा मजबूत लग नहीं रहा वैसे पुल मुझे। हम लगभग मोनेस्ट्री पे आ ही चुके हैं। यही है वो मोनेस्ट्री। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं, 10-15 मिनट का ट्रैक ही है। बट वेदर है जो थोड़ा बहुत भी इसको हार्ड बनाता है ना। इधर भी बर्फ़ पड़ रही है बट अंदर पसीने हो गए हैं, क्योंकि अंदर गर्मी लग रही है ना चलने में। चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। जो ये बंदा है पूरा ड्यूड है, देख रहा शर्ट में और अंदर इनर पहन के खड़ा है, क्योंकि इसको तो -40 देखने की आदत है ना। स्टाइल देखो भाई का, मुंह में सिगरेट लगा के और बर्फ़ में खड़ा है बीच में। द मेन टेम्पल ऑफ आर्यपला, द टेम्पल ऑफ आर्यपला इज़ ओपन टू एनीवन हू वांट्स टू डू मेडिटेशन। तो भाई मैं सीन बता देता हूँ आपको। जो आर्यपला ये टेम्पल है ना, ये यहाँ पर कोई भी आ सकता है जो मेडिटेशन करना चाहता हो, या जो वो वाला रास्ता होता है ना बुद्धिज़्म का या मेडिटेशन का जो रास्ता होता है उसको फॉलो करना चाहता हो, वैसा है। यहाँ पर बोला है 108 प्रेइंग व्हील्स हैं यहाँ पर, जिस पे कितने 3 मिलियन मंत्रा लिखे हुए हैं। तो अगर उनको आप घुमाते हो तो आपको ज़िंदगी में खुशी मिलती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं। ये जो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं टोटल, वो टोटल सीढ़ियाँ हैं 108 वाइट स्टेप और 8 ब्लैक स्टेप। मतलब कि 108 तो काली सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर और 8 ब्लैक स्टेप है जो बताते हैं ह्यूमन का काइंड, ऑर्डिनरी और मीनिंगलेस लाइफ। मतलब कि 8 सीढ़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं तो यार। और यहाँ पर यहाँ से शुरू हो जाती हैं वाइट सीढ़ियाँ। हेलो, ये सीढ़ियाँ जाती हैं आपको मोनेस्ट्री तक लेकर। तो चलो भाई चलते हैं इस रास्ते से। वाह, ये आ गए हम टोटल। यहाँ पर 108 जो सीढ़ियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं। सो फाइनली भाई 108 हमारी वाइट और 8 ब्लैक सीढ़ियाँ चढ़कर हम आ चुके हैं मोनेस्ट्री के टॉप पर। और मोनेस्ट्री के अंदर तो हमें घुसना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही लोग जाते हैं जो यहाँ पर मेडिटेशन करने आते हैं, सिद्धि प्राप्त करने आते हैं, या लोग जो मोह माया से परेशान हो जाते हैं और सिर्फ अपने जीवन को शांति से जीने आते हैं। अब देखो आप लोगों का अलग, जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो धुंध हट चुकी है और नेशनल पार्क का पूरा नज़ारा आपको अब देखने के लिए मिल रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। एक तरफ धूप भी तगड़ी हो रखी है और एक तरफ बर्फ़बारी देखो, देख रहे हो बर्फ़बारी कैसी हो रही है। तो कुछ ऐसी है ये मोनेस्ट्री। ऐसी कुछ एंट्री इन लोगों ने भाई गेट खोल दिया, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंट्रिंग। अच्छा हम जा सकते हैं बट आपको जूते उतारने पड़ेंगे। मैंने गलत बोला था, मुझे लगा कि नहीं जा सकते अंदर। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है ये मोनेस्ट्री अंदर से। धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं ताकि इनको डिस्टर्ब फील ना हो। मुझे लगा था शायद इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, सॉरी, बट मैंने अभी देखा जा सकते हैं, बट जूते उतारने हैं। और यहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं। बुद्धा से आप प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पर। सो भाई ये देख रहे हो कैसे मौसम बदल गया। ये तो ऐसा बदला जैसे लोग भी नहीं बदलते, इतनी तेज़ी से मौसम बदल गया एकदम। अब नज़ारा, अब वो नज़ारा दिख रहा है जिसके लिए हम वाकई में यहाँ पर आए थे। पूरा जो नेशनल पार्क है वो अब आपको दिख रहा है। क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है, वाह भाई। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो 108 जो यहाँ पर
ये बॉक्सेस हैं जिन पे 30 मिलियन मंत्रा लिखे हैं, ऐसा बोला है। और बोला है कि भाई अगर इनको घुमाओगे आप तो आपकी जो जितनी भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी। मेरे को एमजे ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी आते हैं सीक्रेटली मेडिटेशन करने, सिद्धि प्राप्त करने, और काफ़ी टाइम वो यहाँ पर बिताते हैं और फिर यहाँ से जाकर अपना काम धंधा दोबारा संभालते हैं, जिससे उन्हें जीवन में एक रास्ता दिखाई देता है। मतलब कहते हैं ना, कई बार आदमी भटक जाता है, कई बार आदमी खोया हुआ महसूस करता है, तो कहते हैं कि भाई ये मोनेस्ट्री उन लोगों का साथ देती है। और यहाँ पर एक चीज़ देखो, कितने सारे दिए हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं, मतलब कि ये लोग ओकेजनली या इनको जलाते होंगे। यहाँ पर ताला लग रखा है, बट ये अच्छा लगा मुझे देखकर। और अभी मौसम को देखकर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा मौसम खुल चुका है। अब एक एक चीज़ दूर दूर तक आपको नज़र आ रही है। इसी नज़ारे के लिए हम यहाँ पर आए थे। जो ये 108 व्हील्स हैं, हम इनको चक्कर जो है घुमा लेते हैं क्योंकि खुशी तो मुझे बहुत चाहिए। सोच रहा हूँ 4-5 बार घुमा दूँ, ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये और ये भगवान करे आप सब लोग जो मेरे ब्लॉग्स देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो, आप लोगों को भी इन व्हील्स का भुगतान मिल रहा है, वो आपको भी थोड़ा बहुत मिल जाए। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। बहुत सारी फ़ोटोज़ के बाद हम यहाँ से आर्यपला मोनेस्ट्री को अब गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री मैं बोलूँगा, विद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बट अच्छा है। Often half power. Because half power. हाफ आवर, Yeah. या नो प्रॉब्लम, गुड। Do you have vegetarian? You know the customers is no vegetarians. Yeah, I know. And That's why I'm she asking. said me, I will think what is better for you. She can make noodles, vegetarian noodles. No, we are not eating meat, just meat. You know, every Mongolia just you can see sheep meat or lamb meat or beef meat and horse meat. Horse meat. Horse meat, yeah, yak's meat. you- And no chicken, no pork, no, it's not. It's just South Korea restaurants. Oh, so what Mongolian people like And horse? I mean, yeah, horse, yak, lamb, camel, sheep, goat. Okay. So what is No your fish, what no is your pork. favorite meat? Horse? Mostly lamb, the sheep. Sheep, We are huh? not eating sheep. You are not Lamb is just sheep. lamb. Yeah, Because it's too cold here, so you have to eat meat. yeah, exactly. Yeah. But we can not find vegetarian noodles here. It's very difficult. Yeah, vegetarian is Indian, just Indian restaurants. South Korea also they eating just pork, sheep. They pork, they eat. Yeah, pork. Yeah, South Koreans. yeah. Yesterday, where's your dinner eat? Dinner. We yesterday we are eating in the random restaurants. We are asking Yeah. them to make veg. Some are making veg noodles. Some are making Indian food on the Indian restaurants. Mongolians, mostly their small restaurants, they Yeah. didn't know what is the vegetarian food. Oh, they don't even And- know. Yeah, didn't know. Oh, They don't understand because local people, it's me. Huh. I'm going out eating sheep meat. oh, It's for him easy. It's not tourist, it's still vegetarian tourists in here not common. It's Ah. like, for example, Indian tourists in here not common. ah. India, Bangladesh, Sri Lanka, I don't know. I think Bangladeshi eat, Sri Lankan also eat. Indian are the only they don't eat.